नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू भारत के एसएमईज। मेरा नाम है मुकुल गोयल, को फाउंडर ऑफ स्ट्रैटिफिक्स कंसल्टिंग एंड भारत का एक आम नागरिक। क्या आपको पता है भारत में 650 लाख के ऊपर एसएमईज हैं। एसएमईज मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हम इनको छोटे और मध्यम बिजनेसेस भी बोल सकते हैं। इन एसएमईज के पास कई चैलेंजेस होती हैं, जैसे कि राइट मैन पावर ना होना, लैक ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल चैलेंज, लीडरशिप प्रॉब्लम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज एंड द एक्सपोजर। मगर ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भारत के टीयर बी एंड टीयर सी के शहरों में बहुत सारी सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरीज भी हैं। We all have heard about Adani, Reliance, Facebook, Google, all the Fortune 500 companies, but have we ever come across successful Tier B and Tier C stories? शहर जैसे एग्जाम्पल सूरत, जयपुर, इंदौर, रायपुर, क्या इन शहरों से हमने कभी स्टोरी सुनी है? सो इस पॉडकास्ट में एसएमईज के लिए हम 3 चीजें लेकर आए हैं। फर्स्ट, एसएमईज की मोस्ट कॉमन चैलेंजेस क्या हैं? लेट्स एड्रेस देम। सेकेंड, एक सफल एसएमई एंटरप्रेन्योर एज अ गेस्ट स्पीकर जिन्होंने इन चैलेंजेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। एंड लास्ट, एक स्पेसिफिक बुक जो इस चैलेंज से रिलेटेड है एंड हमें पढ़नी भी चाहिए। सो आज एक चैलेंज लेकर आया हूं विच इज हाउ टू स्ट्रेंथन मिडिल मैनेजमेंट फॉर ग्रोथ। किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि बिजनेसेस में ग्रोथ मिले। मिडिल मैनेजमेंट मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स एटसेट्रा। सो नाउ लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट फॉर टुडे, संजय जी अग्रवाल फ्रॉम बीकन इंश्योरेंस। ये एक सूरत की कंपनी है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में इन्होंने अक्रॉस इंडिया बहुत ही बढ़िया काम किया है। So let's hear from Sanjay Bhaiya. Like I'm true fan of him, right? And I would want him to share about Beacon and some amazing stories about it, right? So Sanjay Bhaiya, over to you. Welcome to Bharat ke SMEs. Thanks, Mukul. Thanks for inviting me for this podcast, and I feel happy and privileged to be part of journey for all the SME listeners that they should be leading the charge for next India. Super. ठीक है संजय भैया, मुझे बताइए कि बीकन की स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या चैलेंजेस हुए, इफ यू कैन प्लीज शेयर मी। ओके, सो बीकन हमने 2005 में स्टार्ट किया था। एक और मेरे सीनियर पार्टनर हैं जो बड़ौदा बैठते हैं, और हमने जब स्टार्ट किया था तो बीकन 7 लोगों की कंपनी होती थी। उसमें लार्जली हमने ये सोचा था कि हमारे पास 15 से 20 साल का इंश्योरेंस बैकग्राउंड है, क्योंकि बीकन स्टार्ट करने के पहले हमारी जर्नी में न्यू इंडिया, इफ्को, टोक्यो, बजाज एलियांज का एक्सपीरियंस भी शामिल था। तो 2005 में जब हमने बीकन स्टार्ट किया तो ये सोच के स्टार्ट किया कि एक छोटी शुरुआत होगी, 2 ऑफिसेज होंगे हमारे, सूरत और बड़ौदा, और हम धीरे धीरे इस कंपनी को ग्रो करेंगे। बट आई थिंक हमारी टीम सक्सेसफुल थी, हमारे लोग अच्छे थे, हमारी मेहनत कारगर थी, और ये कंपनी बड़ी होती गई। और आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम 17 लोकेशंस में इंडिया में, और कम से कम 30-40 लोकेशंस वर्ल्ड ओवर अपने पार्टनर्स के थ्रू। इंडिया में हमारे खुद के ऑफिस हैं 17, और 350 के मैन पावर के साथ हम इंडिया के टॉप 10 इंश्योरेंस ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी में शामिल होते हैं, और ये जर्नी कंटिन्यूड है। सुपर। सो आपने बोला 350 के ऊपर के मैन पावर and 17 offices. Did I hear correctly? Yes, you are absolutely right. Super. But I'm sure कि जब आपने ये चालू किया तो ये numbers पहुंचते पहुंचते आज आपने 2005 में चालू किया and we're in 2023, which means it has taken 18 साल आपको लग गए इस दौर को गुजरने में। So क्या क्या challenges आपने फेस की बीकन को बनाने में? सबसे पहला चैलेंज जो आया वो आया मैन पावर का, क्योंकि क्या था, हमारी एक स्टार्टअप थी, और इंश्योरेंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है जिसमें डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लार्ज कमर्शियल स्पेस में डील करते हैं, और वहाँ पे जब आप क्लाइंट के सामने बैठते हो तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्लाइंट आपको खड़ा भी नहीं रखेगा और वो आपकी बात को ठीक से सुनेगा नहीं।
मैं और मेरे पार्टनर को तो नॉलेज थी बिकॉज ऑफ आवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन टीम हमारे पास नहीं थी। हमने कोशिश की कि हम इंडस्ट्री से लोगों को लाएं, लेकिन इंडस्ट्री को इनिशियल स्टेज में फेथ नहीं डेवलप होता है एक स्टार्टअप में। उनको लगता है ये कंपनी 2 साल में बंद हो जाएगी, 3 साल में बंद हो जाएगी, और वो सारे के सारे लोग किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे अच्छे पैकेज के साथ होते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो हम ना चेंज करते हैं तरीके को, और हमने फ्रेशर्स रिक्रूट करना शुरू किया। ट्रस्ट मी, फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट शायद हमारी बिजनेस जर्नी का सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन था, क्योंकि फ्रेशर्स को जब आप ऑर्गेनाइजेशन में लाते हो, सबसे पहले तो वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, और उनके माइंड पे कोई प्री कंसीव नोशन नहीं होता है कि ये काम तो ऐसे ही हो सकता है, ये बिजनेस तो ऐसे ही हो सकता है। एज अ रिजल्ट हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम्स के थ्रू फ्रेशर्स रिक्रूट करते गए, और ट्रस्ट में ये जो 350 लोगों की हमारी टीम है, इसमें इंडस्ट्री के डोमेन नॉलेज वाले शायद 20-25 होंगे, बाकी 300 प्लस जो लोग हैं वो सारे फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज से फ्रेश पास आउट MBAs हैं। भैया, जब आप फ्रेशर्स की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग जो एक SME ओनर बोलते हैं कि फ्रेशर्स लाने में तकलीफ नहीं है, रिटेन करने का चैलेंज है। तो जो टाइम, जो इन्वेस्टमेंट हमने एक फ्रेशर को ट्रेन करने में किया, दैट ऑल गोज इन वेन, बिकॉज फ्रेशर लंबे टाइम तक टिकते नहीं एंड दे जंप टू डिफरेंट जॉब्स। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? या पार्टली और एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि फ्रेशर्स को लाने में इट्स अ एक्सपेंसिव मॉडल। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर 10 फ्रेशर को लाते हो ना, तो 5 से 6 ही आपके साथ जर्नी लंबी कंटिन्यू करते हैं, 5 से 6 निकल जाते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस एक टफ बिजनेस है बिकॉज इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली टेक्निकल एंड हाईली नॉलेज बेस्ड। तो बहुत लोगों को लगता है यार इससे अच्छा मैं बैंक में नौकरी कर लूँ, बैक ऑफिस में, या मैं कोई FMCG कंपनी ज्वाइन कर लूँ जहाँ पे मेहनत कम हो। तो हम 50% तक लोग फ्रेशर्स हमारे यहाँ से चल जाते हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर कोई बंदा 2 साल टिक गया तो वो फिर वो बीकनाइट बन जाता है और वो हमारे साथ लंबे समय तक चलता है। अब इसमें जो चैलेंज है और इसका जो सपोर्ट मैकेनिज्म है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हमने ये सोचा कि ठीक है, वी आर गोइंग थ्रू दिस एक्सपेंसिव प्रोसेस, लेकिन दिस इज द वे वी आर बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियल 4-5-6 years की जो हमको सक्सेस मिली बाय रिक्रूटिंग फ्रेशर्स, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, हैंड होल्डिंग देम, इट गेव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि दिस इज द राइट मॉडल टू डू, और उसी मॉडल को हम आगे लेके गए। So, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म बोला, बीकनाइट, कि अगर 2 साल के बाद अगर हमारे यहाँ रह जाते हैं तो उनको हम बीकनाइट बोलते हैं। सो इन लास्ट 17-18 years ऑफ दिस जर्नी, कितने बीकनाइट अभी आपके यहाँ पे हैं जिन्होंने, एंड लेट्स से एग्जांपल कि कितने सालों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके बीकनाइट हैं? देखिए, हमने ये मॉडल स्टार्ट किया था 2006 में, बिकॉज 2005 तो कंपनी एस्टैब्लिश करने में गया था। तो हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो 15 साल से ज़्यादा हैं, जो फर्स्ट बैच में आए थे 2006 में। दे हैव कंटिन्यूड विथ अस एंड दे आर ऑल आर एट वेरी सीनियर पोजीशंस, हेडिंग ब्रांचेस एंड डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज एंड देयर करियर्स। नंबर 1। हमारे पास कम से कम 50 से 70 लोग ऐसे हैं जिनकी जर्नी 10 साल प्लस है हमारे साथ, और अनदर 100 पीपल आर देयर हु आर मोर देन 5 years। सो एज आई टोल्ड यू, अगर आप ये फर्स्ट 2 years निकाल दो तो हमारा अट्रिशन रेट शायद 4% से भी नीचे होगा। हाँ, लोग हैं जो 5 साल में भी छोड़ते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद बेटर ऑप्शंस मिल रहा है, या जिन्हें लगता है, जिनको हायर सैलरीज में जाना होता है, जिनको कभी कभी कोई नया शहर जाना होता है। अच्छा, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लेडी कोलीग्स बिकॉज दे गॉट मैरिड एंड माइग्रेटेड टू इंटरनेशनल कंट्रीज, सो दैट हैज ऑल्सो बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी लॉस्ट पीपल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, 2 साल तक अगर कोई बंदा हमारे साथ कंटिन्यू कर गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि वो बीकन में ही कंटिन्यू कर। सुपर। बिलो 4% ऑफ एट्रिशन इज अ माइंड ब्लोइंग नंबर। अगर आप मुझे बता सकें कि BFSI इज अ सेगमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस, राइट, क्या यूजुअल परसेंटेज रहता है इनका एट्रिशन का? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर इज नोन फॉर अ लॉट ऑफ अट्रिशन। सबसे ज्यादा अट्रिशन IT इंडस्ट्री में है, फॉलोड बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में 15 से 20% अगर आपका अट्रिशन है ना, तो यू शुड बी हैप्पी कि 15 से 20% में है। बैंकिंग में थोड़ा कम है, मे बी अराउंड 12%।
सो BFSI एज अ होल अगर आप देखेंगे एवरेज एट्रिशन इज अराउंड 15%. एंड अपने 4% के अंदर We are at 4% currently. सुपर. आई थिंक दैट इज अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि हम 4% के नीचे के एट्रिशन पे कर रहे हैं. एंड दैट ऑल्सो प्रूव्स कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका मेजर रिक्रूटमेंट मॉडल जो होगा वो बॉटम टू टॉप होगा. मतलब आप नीचे ही लोगों को हायर करते होंगे, धीरे धीरे करके वो प्रोग्रेस करके ऊपर लेके जाते होंगे. करेक्ट? डू अंडरस्टैंड करेक्ट? यार एब्सोल्युटली राइट. हम जो फ्रेशर्स को लाते हैं उसको जो हमारा स्टार्टिंग कैडर है विच इज डेप्टी मैनेजर, वी पिक देम अप देयर and then we give them assignments suitable to their skill, knowledge, attitude and aptitude. So we have departments like back office, underwriting, claims, sales. So जो भी उसका suitable profile होता है हम उसको वहाँ पे लेते हैं और वहीं से start करते हैं. Then he rises in his cadre. So भैया जैसे जैसे कैडर में इंक्रीज करते हैं, जैसे ये मिडिल मैनेजमेंट की कैडर पे आ जाते हैं, लेट्स से एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स या मैनेजर्स या जनरल मैनेजर्स द लैंग्वेज, वहाँ पे आप किस तरीके से इनको स्ट्रेंथन करते हैं? क्योंकि इन्होंने शुरुआत से जर्नी आपके साथ देखी है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का उनको एक्सपोजर नहीं है, बाहर मार्केट में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑफर कर रही है, किस तरीके से कर रही है, वो उनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से मिलती होगी. सो हाउ डू यू इंश्योर दैट योर मिडिल मैनेजमेंट इज स्ट्रेंथन्ड? इसका आंसर मैं आपको दो तरीके से देना चाहूंगा. हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूअसली पोच होते हैं, उन पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोचिंग अटेम्प्ट होता है with a very high salary, with as high as that I'll give you an Audi and I'll give you this and that. But जो love and affection for the organization है, जो love and affection for the profile they handle, we have been successful till now to stop the poaching. तो सेकेंड कैडर है जिन पे पोच नहीं होता है, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की अवेयरनेस नहीं होती. इसको ठीक करने के लिए हमारी जो HR टीम है वो कंटिन्यूअसली मार्केट रिसर्च करते रहती है as to what are the best practices which an employee looks forward to if he works for an insurance broking company or an insurance industry per se. So हमने धीरे धीरे एक एक प्रैक्टिस को ला करके, एक एक एम्प्लॉय बेनिफिट को ला करके इसको बहुत स्ट्रेंथन किया. नंबर 1. नंबर 2, कंटिन्यूअस विजनिंग कि बीकन का क्या विजन है, उस बंदे का इंडिविजुअल क्या विजन है और हम दोनों को कैसे अलाइन करते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प, बिकॉज अगर बंदे को सुबह ऑफिस आने का हैप्पीनेस लगे और उसको लगे कि मैं एक अच्छा काम आज करने जा रहा हूँ, तो वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सिवा दो चीज़ें और होती हैं. एक होती है कि यू शुड हैव अ लिसनिंग मैकेनिज्म इन योर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होता है, हमारे यहाँ भी गलतियाँ होती हैं, हमारे यहाँ भी लैप्सेस होते हैं, लेकिन आप एज एन मैनेजमेंट अगर ओपन टू लिसन है टू योर लास्ट माइल, मतलब सबसे जो जूनियर मोस्ट कुली है उसको भी अगर अथॉरिटी है, ही कैन वॉक इन टू योर केबिन और योर टॉप मैनेजमेंट केबिन एंड टॉक टू हिम, स्पीक आउट हिज ग्रीवेंस, और आप उसको एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में रिजॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली टीम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता है. दिस इज वॉट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू एंड वी हैव लार्जली सक्सीडेड इन दैट. डेफिनेटली वी स्टिल फील दैट वी आर नॉट परफेक्ट, अभी भी हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन ये चीज़ें लार्जली हमें हेल्प की हैं टू रिटेन पीपल, टू मोटिवेट पीपल एंड ग्रो पीपल. दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने सोचा था कि ऑर्गेनाइजेशन की डिटेलिंग में मैं ये समझूंगा कि मिडिल मैनेजमेंट को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहे हैं, बट दिस एंटायर डिस्कशन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मिडिल मैनेजमेंट टू बेस्ट HR प्रैक्टिसेस, राइट? अभी जब हम कंसल्ट करते हैं तो हम वी कम अक्रॉस मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन माय नेटवर्क ऑल्सो आई कम अक्रॉस मेनी पीपल जो ये बोलते हैं कि यार हम बेस्ट रिसोर्सेज को रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, उनको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव. वो रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ कॉर्पोरेट्स में मिलती हैं, SMEs में नहीं मिलती. सो देर इज़ ऑलवेज अ चिकन एंड एग स्टोरी कि मैं पहले बन जाऊँ एक ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके मैं रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ दूंगा, और पहले मैं रिसोर्स फैसिलिटीज दूंगा तो मैं ऐसा बनूंगा. व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? बिकॉज इट्स ऑलवेज अ कंपैरिजन एंड क्वेश्चन इन एवरीवनस माइंड. यू आर एब्सोल्युटली राइट मुकुल, ये एक दुविधा होती है एंटरप्रेन्योर के या प्रमोटर के माइंड में, लेकिन इसको ना आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखिए. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप पहले अच्छी मशीनें लाते हैं, फिर आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं. उस समय आप ये नहीं देखते हैं कि यार ये मशीन नहीं चली या मेरा माल नहीं बिका तो क्या होगा. हमारे यहाँ मशीनें नहीं होती हैं,
हमारे यहाँ जो ह्यूमन पावर है या जो ह्यूमन एलिमेंट है वो ही हमारा आप कह सकते हो, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड मशीन, बट दे आर द प्रोड्यूसर्स फॉर यू एट ऑल जंक्शन। तो अगर आप लोगों पे नहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी कभी नहीं आने वाला है। हाँ, लोग छोड़ के जाएंगे विच इज ओके, क्योंकि अगर इसमें रतन टाटा से एक बार एक ने पूछा था कि यू स्पेंड सो मच ऑन ट्रेनिंग, इफ दे गो देन व्हाट। तो रतन टाटा ने बोला था इफ दे स्टे देन व्हाट, मतलब अगर आपके यहाँ मैन पावर है और उसको आता ही नहीं है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपके यहाँ रह के भी वो आपका ब्रांड ही खराब करेगा। तो मैन पावर में इन्वेस्ट करना, मैन पावर को एम्पावर करना, मैन पावर के ग्रोथ में एक पार्टिसिपेंट बनना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक मेरा वन ऑफ द की टेक अवे आज का ये रहेगा कि हाउ डू यू कंपेयर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद अ मैन्युफैक्चरिंग, एंड मैन्युफैक्चरिंग की मशीन से कंपेरिजन में अगर हम वैल्यू चेन देखते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। भैया मैंने हमेशा ये कॉमनली देखा है कि एक एसएमई ओनर के लिए उनकी मिडिल मैनेजमेंट पे ट्रस्ट रखना कि हाँ इनको जो काम दे रहा हूँ ये काम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से होना चाहिए, राइट? ट्रस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टर बट ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एटीट्यूड टू अचीव द टास्क और टू कंप्लीट द वर्क। व्हाट इज बीकन फिलोसफी इन दैट? किस तरीके से आप करते हैं? या यू आर एब्सोल्युटली राइट मुकुल। वो एक क्या होता है कि जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे सेकेंड लेवल पे या मिडिल लेवल पे ट्रस्ट एम्पावर करना या इनकलकेट करना एक डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है, लेकिन देयर इज अ लर्निंग कर्व। देखिए क्या होता है कि एम्पावरमेंट में बहुत ही शक्ति है। आप अगर अपने जूनियर पे ट्रस्ट रखेंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर हैंड होल्डिंग देंगे, फिर उसको आपको ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि तू कर सकता है। इनिशियली वो गलती करेगा, इनिशियली एक दो जगह पे आपको थप्पड़ भी खाना पड़ेगा क्लाइंट का, लेकिन जो स्ट्रेंथ, जो कॉन्फिडेंस वो बंदा खुद के सक्सेस से जनरेट करेगा, वो कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, वो उसके कॉन्फिडेंस को इतना स्ट्रांगली बिल्ड करेगा कि वो आगे जा करके फिर वो आपकी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है। टू गिव यू वन एग्जांपल, हमारे यहाँ जो आज ब्रांचेस हैं 6-7 ब्रांचेस, ये सब एज अ फ्रेशर स्टार्ट किए थे हमारे यहाँ, एंड दे ऑल हैव गॉन थ्रू द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, हैंड होल्डिंग, मोटिवेशन। और हमने ये सोचा कि उनको हम अगर पानी में नहीं फेंकेंगे तो तैरना नहीं सीखेंगे। तो एक बार तो वो एक दिल कड़ा करके हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है, लेट हिम डू इट, लेट हिम फेल, वी आर देयर टू बैक हिम अप, वी विल नॉट। हम अपनी टीम को एक ही चीज बोलते हैं, तुमको हम गिरने नहीं देंगे, वी आर देयर अ सेफ्टी नेट फॉर यू, सो डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। एक और चीज जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ फेलियर इज नॉट अ टाबू। अगर आप फेल होकर आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके फेलियर से आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक सीख दी है जो कि बाकी कोलीग्स को हेल्प करता है। इसीलिए वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड एनालाइजिंग फेलियर्स, लाइक एवरी 15 days वी हैव अ फेलियर एनालिसिस सेशन। कोई अगर फेल किया तो वो क्यों फेल किया, उससे बाकी लोग क्या सीख सकते हैं। That's an interesting term, failure analysis session every 15 days. If you can just give a minute and discuss more about it, कैसे आप करते हैं? So give you an example, हमारा बिजनेस इज इंश्योरेंस बिजनेस। तो फेलियर लार्जली 3 जगह पे होता है। पहला, किसी का क्लेम नहीं सेटल हुआ टाइम पे। दूसरा, किसी को हमने सर्विसिंग टाइम पे नहीं दी, बिकॉज ऑफ दैट ही हैड सम चैलेंजेस। तीसरा, हमारा कोई बड़ा क्लाइंट चला गया। दीज आर द 3 मेन रीजंस। सो हम लोग ना एज अ टीम उसको एनालाइज करते हैं कि क्लेम अगर सेटल नहीं हुआ तो कहाँ पे रह गया एरर। हमारी टीम का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर था, क्लाइंट से सपोर्ट हम प्रॉपरली नहीं ला पाए, सर्वेयर का से लाइसेंस हमारा वीक रह गया, या इंश्योरेंस कंपनी से हमको सपोर्ट नहीं मिला। सिमिलरली क्लाइंट चला गया, अभी क्लाइंट क्यों गया, क्या हमारी टीम में सर्विस प्रॉपर नहीं थी, या हमारा रिलेशनशिप पुअर था, या जो कंपटीशन था उसका वैल्यू प्रोपोजिशन आपसे बेटर था, और उससे आप सीख करके नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे हो सकते हो। तो these are some analysis which goes and which helps us into improving upon ourselves. Very interesting. I think this is one of the another key takeaway के best HR practices के अंदर we can also do something like failure analysis session every 15 days in organization, ताकि एक दूसरे से हम सीख सकें कि सक्सेसेस तो बहुत बोलते हैं बट फेलियर्स हम जो फेस करते हैं, if we can keep out in open,
it can be a learning for rest of the people in the mass. Super. Bhaiya, so trust building is one point, but reports, check mechanism भी उतने ही ज़रूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग रहे. ठीक है. व्हाट इज बीकन्स थॉट, हाउ डू यू मेक श्योर के मिडिल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड सिस्टम्स को किस किस तरीके से फॉलो करें? इट वॉज अ जर्नी, बिकॉज इनिशियल जो थर्स्ट वो बिजनेस पे होता है कि भैया बिजनेस लॉ, बिकॉज सर्वाइवल का चक्कर होता है. हमने बहुत अर्ली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया. मतलब 2006-7 में भी बॉट अ सॉफ्टवेयर, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर. उस समय ब्रोकिंग फर्टर्निटी सॉफ्टवेयर में नहीं बिलीव करती थी, वो एक्सेल शीट्स में बिलीव करती थी. लेकिन हमने इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी हेल्प अस. फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि हमें कैसा MIS चाहिए. इसमें एक आदमी का मैं नाम लेना चाहूंगा. वी हायर्ड अ गाय फ्रॉम IIM कोझिकोड बाय नेम ऑफ सत्यशेखर. ही क्रिएटेड अमेजिंग डैशबोर्ड फॉर अस which helped us understand the organization, and जो organization का progress है in terms of servicing, in terms of underwriting, in terms of claims, in terms of business development, वो हम एक one view में capture करते हैं. अब वो one view जो है वो हमारे branch heads को भी available है for their branches, हमारे departmental heads को भी available है for departmental head, और हमको भी available है for an organization. And as Mukul you very rightly said, MIS is, I feel, the most effective mechanism to identify a problem and solve it. इस चीज को आगे ले जाते हुए आई वुड ऑल्सो लाइक टू अनाउंस दैट वी हैव ऑनबोर्डेड अ जापानीज कंसल्टेंट जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस थे इफ्को टोक्यो के, और 7 वर्ल्ड ओवर कंपनी स्टार्ट करने का उनको एक एक्सपीरियंस रहा है. ही इज अगेन गोइंग टू हेल्प अस improve our systems and processes and create more and more MIS structures so that हमारा reporting और improve. So what I can understand is आप ये बोल रहे हैं कि मिडिल मैनेजमेंट के रिपोर्ट्स एंड चेक मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉइंट नंबर 1 आपने स्ट्रॉन्ग डैशबोर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया. पॉइंट नंबर 2 आपने एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को भी अपॉइंट किया है सो दैट वो और स्ट्रेंथन कर सकें. एंड पॉइंट नंबर 3, इन्हीं डैशबोर्ड के साथ में आपने रिपोर्ट्स इस तरीके से बनाई है कि हर कैडार पे, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल मैनेजमेंट एंड टू लोअर मैनेजमेंट, हर कैडार पे उनको अपनी रिपोर्ट्स और उनको अपनी फाइंडिंग्स एट अ क्लिक मिल सकती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की पेस और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ग्रो कर रहा है वो सबको समझ आ रहा है. डू आई अंडरस्टैंड करेक्ट? Absolutely. And technology helps a lot, so we need to also invest in good technology. Superb. So what is something which you would recommend to a fellow listener? एक SME बिजनेस ओनर को आप क्या रिकमेंडेशन देंगे उनकी दुविधाओं से निकलने में? What is something which you core believe and think यार एक SME को ये तो करना ही चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले अपने लोगों पे फेथ रखिए. एक जो बहुत बड़ी दुविधा एक एंटरप्रेन्योर को ये होती है कि ये बंदे को मैंने ट्रेन किया और ये चला गया और ये कंपटीशन बन गया, ये कंपटीशन को ज्वाइन कर लिया तो मेरी सारी मेहनत खराब होती है और वो मेरा सीक्रेट्स लेके जाता है. ऐसा होता है, लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉय के थॉट से जाएंगे ना तो वो ऐसा क्यों करेगा उसको भी आप देखिए. नंबर 1. नंबर 2, लोगों पे ट्रस्ट, लोगों का एम्पावरमेंट, लोगों को फैमिली फीलिंग अगर आप देते हैं ना तो लोग नहीं छोड़ते हैं. तो मेरा तो अपने सारे फेलो कंट्रीमैन लिसनर्स को एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज हैव फेथ इन योर टीम एंड इन्वेस्ट इन योर टीम. आप उनके बेनिफिट्स पे, आप उनके दुखों में, आप उनके प्रॉब्लम्स में अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं ना तो वो आपका कायल हो जाता है. वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिक नहीं करेगा और वो उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन से लव करेगा जितना आप करते हैं. इसलिए अपने लोगों पे फेथ रखना, अपने लोगों में इन्वेस्ट करना, अपने लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट बेनिफिट्स लाना और अपने लोगों को काम करने देने की आज़ादी देना, ये चीज़ें आई वुड रिकमेंड टू पीपल टू हैव अ गुड टीम इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सुपर सुपर सुपर. सो दैट इज संजय जी अग्रवाल, मेरे प्रिय संजय भैया फ्रॉम बीकन इंश्योरेंस, एंड आई रियली रियली लव्ड आस्किंग क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी, इसमें से जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे उसमें से हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन में सोच के आया था. रेस्ट एवरी क्वेश्चन ओनली केम आउट ऑफ द कॉन्वर्जेशन.
Amazing. I think thank you Sanjay Bhaiya. Thanks a lot for giving your valuable time and making us understand कि किस तरीके से मिडिल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. एंड नॉट ओनली दैट बट आई थिंक 17 ऑफिसेज 350 मैन पावर फ्रेशर्स को रिक्रूट करना 15 से 20 लोग आपके पास 15 साल के ऊपर काम कर रहे हैं 50 से 70 लोग आपके यहाँ 10 साल के ऊपर काम कर रहे हैं 100 लोगों के ऊपर की टीम आपकी 5 साल के ऊपर काम कर रही है HR की टीम आपकी मार्केट रिसर्च करती है ताकि बेस्ट प्रैक्टिस पता चले लिसनिंग मैकेनिज्म है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंड फेलियर एनालिसिस सेशन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई कैन एवर हैव टू अंडरस्टैंड कि SMEs किस तरीके से ग्रो करती है एंड आई बिलीव इन्होंने जो DNA बनाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग DNA. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट बीकन दिस इज ऑल अबाउट संजय जी अग्रवाल एंड फ्रॉम भारत के SMEs. इसी तरीके से हम और स्टोरीज और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिलते रहेंगे एंड समझते रहेंगे दैट हाउ डू वी ग्रो इन दिस टर्बुलेंट एंड डायनामिक एनवायरमेंट. नाउ वन बुक विच आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको आपके मिडिल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो एंड द बुक इज लीडरशिप एंड 1 मिनट मैनेजर बाय केन ब्लैंचार्ड. ट्रस्ट मी मैंने ये बुक आज से 12 साल पहले पढ़ी थी. 2 थिंग्स विच आई लर्नड अबाउट दिस बुक इज सिचुएशनल लीडरशिप एंड डेलीगेशन क्वाड्रेंट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही क्यूरियसली बनाई गई बुक है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से एक इंसान जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो वो किस फेजेस से पास होता है और उस फेजेस में से जब पास होता है तो उनको किस तरीके से उनको सपोर्ट एंड डेलीगेट किया जाता है. अ वेरी इंटरेस्टिंग movie called Karate Kid is also based on this movie. So I would recommend listener to please watch the movie, read the book, and last but not the least, share, subscribe and comment about भारत के SMEs. अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, आपके आजू बाजू बहुत अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आपको लगता है that they really deserve to come here and share their story, please feel free to reach me out. I'm also available on LinkedIn and certainly I would love people to share more and more about their stories. Thank you everyone. Have a lovely day. Namaste.